हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की 7th क्लास की बुक को हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6th क्लास को भी कवर किया है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। उनको देखें और अपने जो एक बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिहाज से और एक एकेडमिक स्टूडेंट के लिहाज से उसको पता होना चाहिए, वहाँ से जाकर आप क्लियर कर सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, चैप्टर 3, जिसमें है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले कि स्थल मंडल हमारा अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे आप स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। हमारा जो स्थल मंडल है, धरातल है, जहाँ पर हम रहते हैं, वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा एक धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर में लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। इससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर लगभग घूमती रहती है। ये घूमने का कारण क्या है? घूमने का कारण यह है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा हो रहा है, पिघल रहा है, उसकी गति के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय पथ पर घूमता रहता है, जिसी के कारण पृथ्वी की गति बरकरार रहती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसमें आगे। सबसे पहले इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लेट की गति पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन होता है। जब प्लेट की गति होती है, जब प्लेटें गति करती है तो पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है, और पृथ्वी गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। भाई जब गति होगी तो कुछ बल लगेगा, तो पृथ्वी की गतियों को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें तो अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जैसे कह सकते हैं आप, जो बल पृथ्वी के अंदर लगते हैं, जो जिससे कि मैग्मा घूमता है, गति प्रवाहित होती है, तो पृथ्वी के अंदर जो का बल प्रवाहित होता है, बल लगता है, उसे अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। ये दोनों का आपको पता होना चाहिए। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। आंतर्जिक बल मतलब जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले बल है, कभी तो उनकी गति तेज होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी ज़्यादा कभी मंद। तो ये प्रोसेस चलता रहता है इसमें। जैसे आप एग्जाम्पल पे तौर पर देख सकते हैं इसमें कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह अत्यधिक हानि हो जाती है। भूकंप आने की जो प्राकृतिक आपदाएं या ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती है या भूकंपीय क्रियाएं, ये सभी एक आकस्मिक गति के उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर अधिक बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। देखते हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब देख लेते हैं आगे। पृथ्वी गतियाँ, पृथ्वी गतियाँ क्या कही है इसमें? दो फोर्स लगते हैं, मैंने बात की है। एक तो अंतर्जनित फोर्स होता है जो पृथ्वी के अंदर लगता है, एक बाहर लगता है। अंतर्जनित बल में आपके दो बल काम करते हैं, एक तो आकस्मिक जो तेज लगता है, एक होता है पटल विरूपक जो उसके विपरीत दिशा में लगता है, विरूपक बल के। आकस्मिक बल के आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, उनसे क्या क्रिया हो सकती है? आपके भूकंप आ सकते हैं, ज्वालामुखी क्रिया आ सकती है, भूस्खलन की समस्या पैदा हो सकती है। और जो आपके पटल विरूपक बल होते हैं उनसे पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। जो पर्वत बनते हैं तो किस बल के कारण बनते हैं? पटल विरूपक बल, ये पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं बहिर्जनित बल। इससे आपके अपरदन और निक्षेपण की समस्या बनी रहती है, जैसे नदी का बहता हुआ जल, पवनें, समुद्री तरंगे और हिमनद, ये सभी बाहरजनित बल के कारण होते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय प्लेटें। जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं वे क्या होती है? भूप्रपट्टी अनेक बड़ी और कुछ की कठोर और असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीपीय और महासागरीय जो सतहें वो टिकी हुई है। स्थलमंडलीय प्लेट का मतलब है कि भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी और बहुत छोटी असमान आकार की प्लेटें होती है, जिसमें आपका महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय एक दूसरे से टिकी हुई रहती है।
जिन पर आपकी महाद्वीप और महासागर की जो सतहें हैं वे एक दूसरे से टिकी हुई है। तो उस दृष्टि से भी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो टेबल आप देख रहे हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है वाली टेबल। इससे आपके एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता भी होना चाहिए और एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन बनते ही है। अब देखते हैं ज्वालामुखी। सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखी जो होते हैं, एक भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे एक तो वो एंडोजेनिक फोर्स, एक एक्सोजेनिक फोर्स जो बाहर लगते हैं एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक जो अंदर लगते हैं। तो जैसे एंडोजेनिक की स्थिति और एक्सोजेनिक की स्थिति, इससे आप शब्द को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्रियाएं कैसे होती हैं और किसको क्या चीज़ बोली जाती है। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले मान लीजिए ज्वालामुखी है, यहाँ से इसका सेंटर है, यहाँ पे यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ है। प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जब ऊपर की तरफ चलेगा तो अगर इस सेंटर पॉइंट बिल्कुल सीधा निकलेगा, अगर ये सेंटर पॉइंट पे जाएगा अपने, तो उसमें आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे आप क्रेटर। ठीक है, जहां पर ये मेन होल इसका होगा सतह पर उसको बोलते हैं क्रेटर। और इससे अब कुछ गैस और राख निकलती है साइड में, आप देख सकते हैं। सेंटर से अलग अगर ये कहीं निकलेगा, निकास वेंट इसको बोलते हैं, निकास वेंट जी, और आपकी नलिका होती है इसको बोलते हैं निकास वेंट। जब ये निकलकर एक नीचे ढलान रूप में नीचे आता है उसको लावा बोलते हैं। जब ये फैलता है सतह पर तो लावा, मेग्मा धरती के अंदर होता है, जब ये ऊपर आ जाता है तो लावा के रूप में इसको कहा जाता है। ठीक है, दो शर्तें होती है, एक तो मेग्मा कोस्ट होती है, सबसे नीचे आपकी मेंटल, फिर प्रॉपर्टी। ठीक है, पता होना चाहिए आपको ये जानकारी भी। अब देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है। सबसे पहले स्थलमंडलीय प्लेटों के गति के करने और पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। जैसे जब स्थलीय प्लेटें गति करती है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन आती है। जैसे आप भूकंप देखते हैं तो भूकंप क्यों आता है, क्योंकि जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं वे आपस में गति करती है। गति होने का कारण मैंने आपको बताया है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो तेज प्रेशर और टेम्परेचर के कारण गति करता है, एंडोजेनिक फोर्स के कारण। ठीक है, तो सब चलता रहता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इस कंपन को भूकंप भी कहते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं, अब हाल में भी एक समस्या बनी थी। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है, भूप्रपट्टी के नीचे जहां वह कंपन शुरू होता है उसके उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र भूसतह के, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जहां से कंपन स्टार्ट होता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, और उद्गम केंद्र के भूसतह पर, उद्गम केंद्र से के भूसतह पर जो निकटतम स्थान होता है उसका, जहाँ पर उसकी क्रिया चलती है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। जो भूकंप चलता है आपका वो अधिकेंद्र से बाहर की ओर तरंगों के रूप में अधिगमन करता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए इसको आम लैंग्वेज में, जहाँ से भूकंप की तरंगें निकलनी शुरू हुई वो तो बोलता है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के बाद में जहाँ उसका असर दिखाई दिया वहाँ बोला जाता है आपका अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से ही तरंगें निकलनी स्टार्ट होती है। ठीक है, अधिकेंद्र के निकटतम सबसे ज़्यादा हानि होती है। जो अधिकेंद्र होता है उसके निकटतम आसपास में सबसे ज़्यादा हानि होती है। अभी हाल में नेपाल में भूकंप आया है तो अधिकेंद्र माना गया है उसको ही। ठीक है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे अधिकेंद्र आपका दिल्ली में है तो भूकंप की तीव्रता जैसे दूर दूर जाएंगे तो भूकंप की तीव्रता कम होती चली जाएगी। अधिकेंद्र के आसपास जो भूकंप की तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे इसमें चित्र में देख सकते हैं आप, सबसे पहले आप तरंगों की बात करते हैं कि भूकंप या तरंगे तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है पी तरंगे। पी तरंगे आपकी ध्वनि तरंगे होती है जो कि समांतर दिशा में चलती है। एस तरंगे आपकी प्रकाश तरंगे होती है जो कि आपका समकोण रेंज में चलती है। एक बार फिर समझे, पी तरंगे जो कि ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे जैसे ये समांतर रूप में चलती है। एस तरंगे आपकी प्रकाशीय तरंगे होती हैं
जो कि समकोणीय चलती है, समकोण की रेंज में। ठीक है, एल तरंगे तथा पृष्ठीय तरंगे सबसे खतरनाक होती है, सबसे ज़्यादा अगर असर करती है, प्रभावित करती है जनजीवन को, तो एल तरंगे ही करती है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ देखें आप, सबसे पहले अधिकेंद्र मान लीजिए, उद्गम केंद्र होता है पृथ्वी के नीचे, उद्गम केंद्र तो पृथ्वी के नीचे होगा, और जहाँ पर इसका असर ऊपर दिखाई देगा पृथ्वी के ऊपर आने पर, पृथ्वी के अंदर आपका उद्गम केंद्र होगा। जैसे आप यहाँ देखें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उद्गम केंद्र आपका यहाँ पे है पृथ्वी के नीचे। जब ऊपर आएगा तो जहाँ पर इसका असर दिखाई देगा, जैसे तरंगे निकलनी स्टार्ट होगी, वहाँ पर आपको होगा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से ही आपकी तरंगे निकलनी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। जैसे उद्गम केंद्र से वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, और भूकंपीय ऊर्जा उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे ही उद्गम केंद्र होता है, और जहाँ पर ऊपर उसका असर दिखाई देगा वो अधिकेंद्र होगा। आगे देख सकते हैं, जैसे भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन हमें पहले तैयार रहना चाहिए, निश्चित रूप से काम करना चाहिए। जब भूकंप आए तो हमें मकानों को छोड़कर खाली मैदान में आ जाना चाहिए, और आपका जानवरों के व्यवहार अध्ययन, मछलियों से धरातल पर आना, इस समस्या का अनुमान लगाते हैं। जैसे आप ऐसे देखें कि स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप संभावना का अनुमान भी लगाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा माना गया है कि जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन से पता लगा सकते हैं, तालाब में मछलियों में उत्तेजना अगर हो रही है तो भूकंप आने की समस्या रहती है, और सांपों का धरातल पर आना, ये भी भूकंप आने के एक संकेत देते हैं। ठीक है, तो ऐसे माना गया है, इसके प्रमाण वैसे नहीं है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये एग्जाम के लिए इतना ओरिएंटेड नहीं है। सबसे पहले इसको देखें टेबल को। भूकंप आने का एक यंत्र होता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता एक रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, इसमें 1 से 10 तक पाए जाते हैं पॉइंट्स। भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भूकंप की जो तीव्रता है 2.0, अगर उससे कम है तो उसका प्रभाव ना के बराबर होगा। अगर भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, मतलब 5 होती है, तो वह वस्तुओं के गिरने की क्षति तक पहुंच सकता है। अगर 5 उसकी 5 ग्रेड तक है, 5 स्केल तक जा रही है, तो उसकी जो प्रभावित क्षेत्र है वो गिरने से क्षति तक पहुंच सकता है। फिर आता है नीचे, इसमें दिया है अगर भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक है तो वह बहुत शक्तिशाली हो सकता है। ठीक है, अगर 6 उसकी स्केल, रिएक्टर स्केल पर उसकी 6 रीडिंग दिखा रहा है तो बहुत शक्तिशाली हो सकता है। अगर उसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक है तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। मैं एक बार फिर से बता दें कि ये 10 तक रीडिंग होती है इस पर। ठीक है, सिज्मोग्राफ से अनुमान लगाया जाता है। सिज्मोग्राफ एक यंत्र होता है भूकंप मापी, उससे इसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे भूकंप से बचाव की तैयारी को आप इसको देख सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर आपका रसोई के काउंटर और मेज के नीचे दीवार, अंदरूनी कोने में, इनसे ये सब पढ़ लेना, अभी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं, बेसिक जानकारी लिए, बट आपको पता होना चाहिए ये भी। ठीक है, देखें आगे, मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या दी गई है इसके बारे में थोड़ा जानें। अपक्षय और अपर्दन, जो कि जो बाह्य फोर्स होते हैं, एक्सोजेनिक जो फोर्स होते हैं, वे अपक्षय अपर्दन के कारण समस्या उनसे ही बनती है। दो प्रकर्मों दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से, पृथ्वी की सतह पर जब सेल चट्टानें टूटती है तो अपक्षय की क्रिया हो जाती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के होने से क्षय को अपर्दन कहते हैं। जैसे बाढ़ आ गई और सुनामी आ गई तो इससे कि अपर्दन की समस्या बन जाती है, चट्टान टकराएगी, टूटेगी तो अपक्षय होगा। ठीक है, वायु, जल और अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर वो ले जाते हैं तो फलस्वरूप एक स्थान को निक्षेपित करते हैं। अपर्दन और निक्षेपण ये प्रकर्म के ऐसे स्थलाकलीय रूप होते हैं जहाँ पर एक नई स्थलाकृति का निर्माण भी कर देते हैं ये। जैसे एक स्थान से एक कंकड़, मिट्टी, हवाएं और बरसात के दौरान तेज हवा से, तेज बारिश के कारण एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक नई स्थलाकृति का निर्माण भी कर देते हैं। इसमें कहा गया है नदियों के कार्य क्या है इसमें,
कि नदी के जल का जो दृश्य है वो भूमि का प्रदान होता है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो एक स्थान से जो उपजाऊ कण होते हैं एक दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। ऐसे भी जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल अथवा खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात भी बनाती है। जब खड़ी ढाल वाली एक स्थलाकृति में गिरती है तो एक जलप्रपात का निर्माण ही बनाती है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात भी है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात जैसे उत्तरी अमेरिका में भी है, सबसे ऊंचा है दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात वाटरफॉल। और भी है जैसे उत्तरी अमेरिका में है कनाडा, और संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा पर स्थित है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर है विक्टोरिया जलप्रपात। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर है, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। फिर आपका विक्टोरिया जलप्रपात किन दो देशों की सीमा को अटैच करता है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, इससे यह भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे। जैसे कठोर सेल जल की शक्ति, ये भी इसमें दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं जैसे कि कठोर जल की शक्ति, और ये खड़ी ढाल वाला जहाँ से आपके जलप्रपात बनते हैं खड़ी ढाल के द्वारा। ठीक, देखते हैं आगे। अब जब मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ प्रवेश करती है तो एक मोड़दार मार्ग के बहने लगती है। जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो एक मोड़ के द्वारा बहती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। जैसे आप इस दर देख सकते हैं कि जब नदियाँ एक मैदानी क्षेत्र में आती हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र से उत्तराखंड से आप हरिद्वार और ऋषिकेश में नीचे आती है, इधर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तो एक मोड़दार मार्ग के द्वारा बहती है। इसे विसर्प बोलते हैं। सर्प की आकृति जैसी। बाद में किनार पर लगातार अपरदन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक झील अलग बनती हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नदी का मार्ग ये है और जैसे धीरे आपके सिरे कटते जाएंगे तो एक अदर एक नदी का रूप बन जाएगा, जिसे आप चाप झील भी बोलते हैं, एक चाप चांद के आकार की झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगती है। अपने तटों से बाहर, जैसे बिहार में कोसी नदी बहती है, बिहार में जैसे कोसी नदी बहती है तो अपने तटों से बाहर हो जाती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अक्सर कोसी नदी में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों और निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ऐसी मिट्टी हम पदार्थों को अवसाद भी कहते हैं जो अपने साथ महीन कणों को, धूल मिट्टी कणों को लेकर बहती है, कंकड़ पत्थर को, तो उनका अवसाद कहते हैं। इससे समतल क्या आएगा, जो अपने साथ में महीन कण और कंकड़ पत्थर पिट्ठी के जो मिट्टी के जो कण लेकर आती हैं, उससे एक बाढ़ग्रस्त उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती है। देख लेते हैं इसमें आगे। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह इतना धीमा हो जाता है कि अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है। जब समुद्र में गिरती है, उससे गिरने से पहले इनका प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि इनकी जो धाराएं हैं अनेक धाराओं में विभक्त होने लगती है, जिससे वितरिका बोलते हैं। समुद्र में गिरती है तो इनकी धारा इतनी निकल जाती है कि वितरिकाओं में बढ़ जाती है। जैसे मेन धारा ये है, तो जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आती है तो इतनी इनकी धाराएं वितरिकाएं निकल, जैसे हुगली नदी हो गई, ये भी एक वितरिका है गंगा की। ठीक है, यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका के मुहाने का निर्माण करती है, और इन मुहानों के अवसादों के कारण ही डेल्टा बनाती है नदियाँ। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, आप इधर देख सकते हैं। समुद्र तरंगे के कार्य क्या होते हैं? समुद्री तरंगे अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों से बनते हैं या बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित हो जाती है। जब समुद्री तरंगे आती है, टकराती है, तो एक दरार विकसित होगी और समय के साथ साथ ये बहुत चौड़ी और होती जाती है। इनको समुद्री गुफा भी बोलते हैं। समुद्री गुफाएं कैसे बनती हैं? जब समुद्री गुफाएं लगातार सेलों से टकराती है और टकराने के बाद में समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, तो इनसे ही आप समुद्री गुफाएं बनती है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने के कारण केवल एक छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन
छत को भी तोड़ देता है और ये दीवारें बचती है। दीवार जैसी ही इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। स्टैक कहते हैं कैसे? जब समुद्री तरंगे आपके सैलों से टकराई, चौड़ी होती गई तो वो समुद्री गुफाएं बनी। गुफाओं के बाद में फिर अपर्दन होता गया तो समुद्र तटीय मेहराब बचे। फिर अपर्दन होता रहा आपका तो केवल दीवारें बची, तो उन दीवारों की आकृति को ही स्टैक बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अब आगे। इसमें सबसे पहले भी देखना पता होना चाहिए, इसमें समुद्र के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे जो सैल तट है उनको समुद्र भर्गुक बोलते हैं। समुद्र जल के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जो स्थलाकृति जो उठी हुई है समुद्र के ऊपर उनको आप समुद्री भर्गुक बोलते हैं। समुद्री किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। जैसे समुद्री तरंगे हैं जब किनारों पर अवसाद जमा कर देती है तो एक समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अब करते हैं हिमनद के कार्य क्या होंगे। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से और गोलाश्मी मिट्टी पत्थरों को अवतरित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्यापर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण भी करते हैं। जो हिमनद है गहरे गर्त का भी निर्माण भी कर देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हिमनद है और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो नदियाँ बनती हैं, और जब नीचे कठोर चट्टान से आती है तो एक पत्थरों से अपदर्थित होती है, पत्थर भी उनके साथ बहकर आते हैं तो एक अपरदन भी होता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण भी करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ जब पिघलते हैं तो गर्त जल से भर जाते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होता रहता है। देखें आगे, और एक सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थों जैसे छोटे बड़े शेल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित, ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हिमो आपका ऐसे कह सकते हैं कि हिमनद हिमोड़ बनता है जो अपने साथ लाए गए अवसाद के द्वारा, और गर्त बन जाते हैं उनमें बरसात के दौरान में पानी भर जाता है, तो ऐसे ही हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। ठीक है, पवन के कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रेगिस्तान में जब पवन अपरदन निक्षेपण का कारक है। इसमें आपका रेगिस्तान में छत्रक आप देख सकते हैं जिस सामान्य छत्रक शैल भी बोलते हैं। पवन के द्वारा निक्षेपण अपरदन भी होता है, सामान्य छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जो पवनें होती हैं वो ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और विस्तृत होते हैं। पवनें चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का भाव रुकता है तो एक छोटी सी पहाड़ी बन जाती है जिसको आप बालू टिब्बा बोलते हैं। अरब में देख सकते हैं आप, ईरानी इराक में, और पश्चिमी रेगिस्तान में भी देख सकते हैं आप, राजस्थान के इलाके में भी, वहाँ भी देखिए ये देखने को मिल जाते हैं। जब बालू महीन कणों के हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब ये बालू विस्तृत और निक्षेपित हो जाते हैं तो एक लोएस बोलते हैं उसको। जब ये बालू एक बड़े रूप का निर्माण कर देती है तो उसको लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस के निक्षेप आपको देखने को मिल सकते हैं। चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं एक्सरसाइज, प्लेटें क्यों घूमती है, मैग्मा के कारण। बहिर्जनित जो बाहर लगते हैं बहिर्जनित, अंदर लगते हैं अंतर्जनित। अपरदन, नदियों पवनों से भी अपरदन होता है। बाढ़ के कारण जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और आपको उपजाऊ क्षेत्र बनते हैं। बालू टिब्बा रेत इकट्ठा हो जाता है वायु के द्वारा उससे। समुद्री पुलिन आपका होते हैं समुद्र के देश से। आप इधर देखते हैं समुद्री पुलिन इसमें दिया भी है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं एक बार में भी। 1 सेकेंड, समुद्री पुलिन इधर देखें। सबसे पहले जैसे जो उठे हुए भाग होते हैं चट्टानों के शैलों के, उनसे जब आपका समुद्री पानी आता है तो उसको समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उठे हुए सेल इधर देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियर करा है, इसमें देखिए इधर। ठीक है, वीडियो स्किप करके आप आराम से इसको देख सकते हैं। जैसे समुद्र तरंग की कौन सी विशेषता नहीं है। समुद्री तरंगे आपकी सेल भी होती हैं, किनारे भी समुद्री गुफाएं बनाती हैं, तो सेल का कोई इससे संबंध नहीं है। पहले इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हिमनद निक्षेप की समस्या क्या होती है। हिमोड़, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों से आपके ज्वालामुखी आते हैं। छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में। चाप झील बनती है आपकी नदी घाटी से बनती है चाप झील। ठीक है,
इसको आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।